हाय गाइस, वेलकम टू जीके एडवाइज़र। आज हम स्टार्ट करेंगे इथिक्स की सीरीज़। इथिक्स में जितने भी सिलेबस में कीवर्ड दिए हुए हैं, करुणा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें इंट्रोडक्शन के काम आ सकते हैं। और एटलीस्ट हमें समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम पूरे सिलेबस के की पॉइंट को समझ लें, उसके एग्जाम्पल समझ लें। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं इस कोटेशन के साथ। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो पहला की पॉइंट है मनोवृत्ति, पहला ही टॉपिक है। ठीक है, मनोवृत्ति। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे सारे कीवर्ड्स को, जिससे कि आप आराम से आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए और आप एक बार ओवरव्यू हो जाए सिलेबस का एथिक्स की। ठीक है, आपके माइंड में। तो पहली कीवर्ड है मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति क्या होती है? ठीक है, तो मनोवृत्ति क्या होती है? तो आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, अन्य के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक या तटस्थ भाव की उपस्थिति मनोवृत्ति होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी समूह है, ठीक है, उसके लिए हम या तो सकारात्मक सोच रहे हैं या तो हम नकारात्मक सोच रहे हैं, या उसके बारे में हमारे मन में मतलब तटस्थ भाव है। ठीक है ना, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, ना हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या सोच सकते हैं? जैसे कि एक मनोवृत्ति हम ये हो सकती है कि रिश्वत लेने वालों से नफ़रत करना, उन्हें पसंद नहीं करना। तो एक मनोवृत्ति बन जाती है इंसान के दिमाग में कि जो लोग रिश्वत लेते हैं वो अच्छे नहीं होते। एक मनोवृत्ति ये भी बन सकती है, जो शादी में दहेज लेते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो ये एक प्रकार से नकारात्मक मनोवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप 1-2 एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है प्रबोधक संप्रेषण। ये क्या होता है? देखिए, तो मनोवृत्ति परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया, मतलब अगर मान लो किसी की मनोवृत्ति नकारात्मक है तो बदलना तो पड़ेगी। तो मनोवृत्ति परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया जिससे दूसरों के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्ति और कार्यप्रणाली को तर्कों और संदेशों के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको पता है, इसका हम एग्जाम्पल क्या डाल सकते हैं? जैसे कि आपने देखा कि पोलियो के लिए जागरूकता अभियान जो चलाया गया था कि हर घर में, जिससे बच्चों को पोलियो पिलाया जाए, 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, तो एक प्रकार से एक ये चलाया गया था संदेश के माध्यम से कि जिससे पूरे समाज में ये बात फैले कि न कि 2 बूंद ज़िंदगी के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक संदेश था हमारा स्वच्छ भारत अभियान के टाइम पे, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो जिससे कि लोगों को ये संदेश पहुँचे, उनकी मनोवृत्ति बदले कि स्वच्छता के लिए हमें घर में शौचालय का होना ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे कोविड के टाइम पे एक स्लोगन चला था, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ठीक है, तो इससे लोगों के मन में बार बार ये चीज़ डाली गई थी कि कोविड के टाइम पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो समझ में आ गया आपको? प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है कि मनोवृत्ति परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जिससे दूसरों के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और कार्यप्रणाली, तर्कों और संदेशों के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा पूर्वाग्रह। तो इसमें क्या होता है? देखिए, पूर्वाग्रह नाम से समझ में आ रहा है कि पहले से कोई धारणा बना लेना किसी के लिए। एक बार हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, फिर इसको करेंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में पूर्व निर्णय या धारणा, यह किसी विशिष्ट समूह के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम पहले से कोई पूर्व धारणा बना लेते हैं किसी भी धर्म को लेके, किसी भी स्थान को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेके। ठीक है, कि वो ऐसा ही है। जैसे हम एक पूर्व धारणा बना सकते हैं, एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं लोग कि जो महिलाएं हैं वो वर्क में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, उनका काम घर में रह के काम करना है। ठीक है, एक पूर्वाग्रह लोग ये बना लेते हैं कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा शिक्षित हो ही नहीं सकते। एक पूर्वाग्रह ये बन जाता है। तो मतलब एक सिविल सेवक को एक पूर्वाग्रहों से ये विमुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जो कीवर्ड है विभेद। ठीक है, पूर्वाग्रह विभेद कहीं ना कहीं दूसरे के ये
मिलते जुलते हैं। देखिए, पूर्वाग्रह का एक विस्तारित रूप है विभेद, कि यह पूर्वाग्रह की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है जहाँ एक व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या समूह के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार किया जाता है। मतलब पहले से हमने पूर्वाग्रह बना लिया मन ही में। पूर्वाग्रह का मैं है कि हम इस चीज़ को मन में रखे हुए हैं कि इस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, इस जगह के लोग अच्छे नहीं होते, ठीक है। लेकिन पूर्वाग्रह में क्या होता है कि हम वैसा व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। पूर्वाग्रह में एक लैंगिक पूर्वाग्रह होता है महिलाओं के प्रति, कि महिलाओं को लोग जॉब देने से कतराते हैं। लेकिन विभेद में क्या होता है कि व्यवहारिक इसमें व्यवहारिकता देखी जाती है, कि मतलब पूर्वाग्रह में तो हम चीज़ों को मन में रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन विभेद में क्या है कि उसको हम अपने व्यवहार में ले आ रहे हैं। जैसे कि पूर्वाग्रह है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति को अच्छा नहीं मान रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर स्थान को हम लोगों को हम अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। गरीबों को अच्छा समझ नहीं रहे हैं लोग, या गांव के लोग को अच्छा नहीं समझ रहे हैं। और विभेद में क्या होगा कि उनसे हम दूरियां बना के रख रहे हैं, ठीक है। उनसे हम दूरियां बना के रख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हाँ, वो चीज़ हमारे व्यवहार में दिखेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता में क्या होता है, सबको पता है आपको कि रूढ़िवादिता जो होती क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह के प्रति विश्वासों का एक ऐसा संग्रह जिसका आधार गलत तथ्यों और अतार्किक विचारों पर होते हैं। मतलब कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, ठीक है, और फिर भी हम वैसा एक विश्वास बना के रखे हुए हैं, तो यही रूढ़िवादिता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे ST SC को लिए एक रूढ़िवादिता है कि उन्हें मंदिर में नहीं जाने देना, एक रूढ़िवादिता थी। सबरीमाला वाला केस, सबरीमाला जो केरल में है, कि महिलाओं को जो है वो 50 साल से कम महिलाओं को मंदिर में नहीं, सबरीमाला मंदिर में नहीं जाने देना। तो ये एक प्रकार की रूढ़िवादिता है, ठीक है, जो गलत तथ्य और अतार्किक विचार के आधार पर होती है, ठीक है। या महिलाओं को जॉब नहीं करने देना, उनसे बोलना कि आपका काम घर में रहना है, करके काम करना है, बच्चों को देखना है। तो ये रूढ़िवादिता है जो बिना तथ्य, गलत तथ्य और तार्किक विचार के आधार पर होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड अभिक्षमता, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की ऐसी जन्मजात या अर्जित योग्यता जो उसके किसी कार्य को करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के द्वारा भविष्य के लिए किए जाने वाले कार्यों का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो ये है अभिक्षमता, ठीक है। तो इसमें हम कौन से एग्जाम्पल डाल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल डाल सकते हैं हम, कि अभिक्षमता उनमें जो क्रिकेट खेलने की क्षमता थी, ठीक है, वो उनकी अर्जित योग्यता थी, ठीक है, उसको उन्होंने और प्रैक्टिस के दौरान उसको और अच्छा किया, उस कौशल को बढ़ाया, स्किल को बढ़ाया, और फिर वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर बने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो हम देखते हैं वस्तुनिष्ठता में कि एक व्यक्ति को निर्णय करते समय, ठीक है, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं आप, तो कैसा होना चाहिए सिविल सर्वेंट। कोई भी अगर एक व्यक्ति को, मतलब सिविल सर्वेंट को ही हम ले लें, जब वो निर्णय कर रहा है अपने प्रशासन में, अपने ठीक है, तो निर्णय करते समय स्वयं के विचार, पूर्वाग्रह, दृष्टिकोण, आकांक्षा, मान्यता, रूढ़िवादिता आदि के स्थान पर तार्किकता और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब अगर कोई निर्णय ले रहा है कोई व्यक्ति, तो निर्णय लेते समय वो खुद के स्वयं के जो विचार, स्वयं के दृष्टिकोण है, स्वयं में अगर पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादिता है, तो इनसे मुक्त होकर तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। जैसे सपोज दैट कोई इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, तो उसके पास कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इंटरव्यू लेते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि ये महिला है, ठीक है, तो इसको जॉब ना दे के हम पहले किसी पुरुष को दे दें, तो ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर उस तथ्यों और तार्किकता, मतलब जो योग्य है वास्तव में उस जॉब के लिए, उसको देना चाहिए। तो ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। अभिक्षमता परीक्षण तो इजी है, प्रत्याशी को सीखने की क्षमता को परखने के लिए किया जाता है। मतलब जो प्रत्याशी है उसमें सीखने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, तो ये परखने के लिए किया जाता है अभिक्षमता परीक्षण। चलिए, अब है लोक सेवा क्या होती है। लोक सेवा, पब्लिक सर्विस
एक सेवा जो सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सीधे या सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है, ठीक है, या सेवाओं के निजी प्रावधान का वित्त पोषण करती है, तो ये होती है लोक सेवा। लोक सेवा मतलब क्या होती है कि सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सीधे या सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से जो सेवा दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा लोक सेवक। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में और 20 मार्क्स में इंट्रोडक्शन के काम आ सकते हैं। 2 मार्क्स में तो आप डायरेक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख देना, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नियोजन का कार्य करता है और नागरिकों को लोक सेवा प्रदान करता है। लोक सेवक कहलाता है, जैसे कि हम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या बनेंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, लोक सेवक। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि हम ऐसा कार्य सरकार नियोजन का कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति जो सरकार नियोजन का कार्य करता है और नागरिकों को लोक सेवा प्रदान करता है। मतलब मेन इसमें एग्जांपल हम डाल सकते हैं, जैसे कि सरकार ने कोई योजना बनाई, जैसे कि हम देखें कि पोषण अभियान है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, तो ये जो योजना सरकार बनाती है उन योजनाओं को क्रियान्वयन कौन करता है, लोक सेवक करता है। तो आप इस टाइप से एक आध योजना का नाम डाल के लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम मूल्य। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, मूल्य। मूल्य मानदंडों के समुच्चय होते हैं जिनके आधार पर किसी कार्य के उचित या अनुचित होने की जांच करते हैं। मतलब हर चीज़ के मूल्य होते हैं ना, ठीक है। तो मूल्य क्या होते हैं, मूल्य मानदंडों के समुच्चय होते हैं, मतलब कौन सा कार्य उचित है, अनुचित है, सही है या गलत है, ठीक है, उनको जांच करने के एक मानदंड होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल्य कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके 2 मार्क्स के हिसाब से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा में हम देखते हैं कि सत्यनिष्ठा एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में अपने मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति अड़ग रहता है, जिसमें नैतिक सिद्धांत और व्यवहार के में सुसंगतता पाई जाती है। मतलब कहना चाहिए मन, वचन, कर्म, ठीक है, में एक रूपता पाया जाना। जो मन में है वही इंसान बोल रहा है और वही कर्मों में दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपके सत्यनिष्ठा। तो सेकंड ARC की रिपोर्ट आप डाल सकते हैं इसमें कि सेकंड ARC ने भी बोला है कि है लोक सेवक में सत्यनिष्ठा का होना अनिवार्य है, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, इससे कोई समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी लोक सेवक हैं तो वो जो उनके मन में है वही उनके काम में भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस पर नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा निष्पक्षता, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय न्याय के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए वस्तुनिष्ठ ढंग से लेना चाहिए। किसी पूर्वाग्रह, हित या मूल्य के कारण पहले से किसी पक्ष के प्रति समर्थन या विद्रोह की मुद्रा में नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता ये हो जाएगा, ठीक है। संविधान 309, 310 लोक सेवक की निष्पक्षता पर बल देता है, तो आप ये आर्टिकल डाल सकते हैं, ठीक है। तो निष्पक्षता का मतलब क्या है कि हम मतलब जो लोक सेवक होते हैं वो कोई भी निर्णय लेते समय उनको वस्तुनिष्ठ ढंग से निर्णय लेना चाहिए। किसी भी खुद के हित में या फिर किसी व्यक्तिगत हित में या पूर्वाग्रह के कारण या पहले से सोच लिया है कि इसके पक्ष में ही रहना है या पहले से सोच लिया है कि इसके विपक्ष में ही रहना है, ये सोच के निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये होता है निष्पक्षता। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टीचर है, ठीक है, और वो कॉपी चेक कर रहा है, उन स्टूडेंट्स में उसकी एक बेटी भी है, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट भी हैं। तो सिर्फ उसकी बेटी है इसीलिए उसे फर्स्ट रैंक दे देना और बाकी लोगों को दूसरी रैंक देना जबकि वो डिज़र्व नहीं करती थी, ठीक है। तो इस टाइप से करना ये क्या हो जाएगा, ये पार्शियलिटी हो जाएगी। तो निष्पक्षता क्या होगी कि ये पहले वो भूल जाए, ठीक है, कि कॉपी किसकी है और उसको चेक करे और जो रियल में डिज़र्व करता है मार्क्स उसको नंबर दे, ना कि किसी भी पूर्वाग्रह या किसी भी हित को लेके, ठीक है। तो आप इन निष्पक्षता में ये चीज़ डाल सकते हैं और शॉर्ट में आप बना लीजिए हल्का हल्का कि ये हमारे लिए प्रशासन में क्यों आवश्यक है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये 5 मार्कर्स में आप आराम से लिख सकते हैं, तो आपका पूरा एथिक्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं कीवर्ड क्या है, गैर तरफदारी या असमर्थवादी, ठीक है। तो मतलब क्या होता है गैर तरफदारी, मतलब
एक लोक सेवक को गैर तरफदारी होना चाहिए किसके प्रति? राजनीतिक दल के प्रति। ठीक है, तो लोक अधिकारी को अपना कार्य किसी राजनीतिक दल के भय के बिना या पक्षपात रहित होकर करना चाहिए। प्रशासन की मूल्यों का शोध संविधान होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल के दर्शन। ठीक है, आपने देखा होगा कि आजकल क्या हो गए हैं कि प्रमोशन के लिए या फिर ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए या कहीं करवाने के लिए जो लोक सेवक होते हैं राजनीतिक दल का से भयभीत रहते हैं या उनके पक्ष में बात करते हैं, तो ऐसा एक लोक सेवक को नहीं होना चाहिए। लोक सेवक को कैसा होना चाहिए? गैर तरफदार होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। ठीक है, वो जो भी कार्य करे वो प्रशासन के मूल्यों, संविधान को सोर्स मानकर करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है समर्पण। ठीक है, समर्पण। तो हम देखते हैं किसी औपचारिक बाह्य माध्यम के बिना व्यक्तिगत इच्छा और अंतःकरण के आधार पर किसी कार्य को संपन्न करने की उच्च प्रतिबद्धता व मनस्थिति है। मतलब समर्पण का मतलब ये है कि आप किसी भी कार्य को लेकर डेडिकेटेड हैं, एकदम समर्पित हैं। ठीक है, सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। वही समझ में आ रहा है ना कि किसी औपचारिक बाह्य माध्यम के बिना व्यक्तिगत इच्छा मतलब खुद की इच्छा के आधार पर हम किसी कार्य को संपन्न करने की उच्च प्रतिबद्धता व मनस्थिति है, तो ये समर्पण है। तो इसमें आप क्या एग्जांपल डाल सकते हो? जैसे कि मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, मतलब कोई लोक सेवक है। ठीक है, उसको जो भी उसकी सर्विस है 10 से 5 की, तो काम को 10 से 5 की नौकरी ना समझना। अगर वो 5 बजे ऑफिस से निकल रहा है और उसी टाइम पे कोई बूढ़ा व्यक्ति आ गया है, ठीक है, और जो परेशान है, ठीक है, उसके बेटे ने उसको खाना नहीं दिया, उसको रखने से इनकार कर दिया, तो आप वहाँ रुक के उस व्यक्ति की मदद करें। ठीक है, उस व्यक्ति को जो भी कानूनी सहायता आप प्रदान कर सकते हैं वो प्रदान करें। ठीक है, तो ये समर्पण है। और इसमें क्या एग्जांपल डाल सकते हैं? जैसे कि कोविड के टाइम पे जो भी हमारे डॉक्टर्स थे, नर्स थी, ठीक है, और जो भी हमारे पुलिस में जो लोग थे, वो पूरे समर्पित भाव से, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे। वो किसी औपचारिक माध्यम से नहीं कि हमें हमारी छुट्टी का दिन है या हमारा ये काम 10 से 5 कंप्लीट हो गया है तो हम नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है? समर्पण। मतलब किसी बाह्य माध्यम के बिना खुद की इच्छा से उस काम को संपन्न करने की मनस्थिति, तीव्र मनस्थिति कि नहीं, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और मेरा ये काम है कि मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड समानुभूति। तो व्यक्ति की एक गहरी संवेगात्मक समझ व क्षमता, जिसमें वह स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति से जोड़कर, ठीक है, उसकी परिस्थिति को उसके परिप्रेक्ष्य में समझता है। ठीक है, तो ये होती है समानुभूति। देखिए 3 चीज़ें हैं, मैं आपको तीनों चीज़ें यही समझा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहानुभूति, समानुभूति और एक करुणा। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, ये तीनों का बहुत अच्छे से समझ लो यहीं कि यहीं। सहानुभूति शायद आगे मिलेगा कीवर्ड, ठीक है, लेकिन हम इसको यहीं समझ लेते हैं क्योंकि तीनों चीज़ें इकट्ठी पड़ी जाती हैं। ठीक है, तो सहानुभूति में क्या हो रहा है? सहानुभूति, समानुभूति और करुणा। सहानुभूति में क्या होता है कि हम किसी की परिस्थिति को देखकर, ठीक है, उसके लिए हमारे दिल में, हमारे मन में एक हमदर्दी आ जाती है। ठीक है, उसके लिए एक सिंपैथी आ जाती है, वो परेशान है इसलिए हमारे मन में एक हमदर्दी आ जाती है कि वो परेशान है, एक सहानुभूति आ जाती है हमारे मन में। लेकिन हम उस चीज़ को इतना डीपली नहीं समझते। ठीक है, ऊपरी लेवल से समझते हैं, ऊपरी लेयर समझते हैं, और ना ही हम उसमें कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, ना ही उसकी कुछ सहायता करते हैं, बस सिंपैथी देते हैं कि वो परेशान, एक हमदर्दी हो जाती है, तो वो सहानुभूति है। ठीक है, और समानुभूति में क्या होता है? समानुभूति नाम से समझ में आ रहा है, समानुभूति कि मतलब एक व्यक्ति की एक गहरी संवेगात्मक समझ है, जिसमें वह स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति से जोड़कर उसकी परिस्थिति को उसके परिप्रेक्ष्य में समझता है। ठीक है, मतलब ये होता है इसमें कि सामने वाला जितना दुखी है, ठीक है, हम उसको अपनी जगह, हम अपन खुद को अपनी जगह, उसकी जगह पर रखकर हम भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि वो महसूस कर रहा है। इसमें 100 व पर का अंतर समाप्त हो जाता है। मतलब हमारा और उसका जो दुख है, जो परेशानी है, वो हमें एक सी लगने लगती है। ठीक है, हम मतलब सामने वाला जितना फील कर रहा है वो वैसा ही फील हम करते हैं। मतलब हम अपने आप को उसकी स्थिति में रख कर, ठीक है, ये सोचने लगते हैं। ये क्या होती है? समानुभूति। ठीक है, तो समानुभूति में भी कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अच्छा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
भावनात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, इसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। डेनियल गोलमैन, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग व्यक्ति को अपने तथा दूसरों के मनोभाव को समझना, उन पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम उपयोग करना। मतलब क्या होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कि जो व्यक्ति होता है उसको अपने तथा दूसरों दोनों को मनोभाव को समझना आना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखना आना चाहिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में हैं, ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति आया जो बहुत ही गरीब है, इसको खाने से भी नहीं मिला, खाने के लिए भी नहीं मिला, ठीक है, कई दिनों से, तो आप क्या, बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है, तो आप उसके साथ रोने लगेंगे क्या? नहीं ना। अपनी भावना, आपको बहुत दुख हो रहा है उसको देख के, तो भी आपको अपनी भावना पर नियंत्रण रखना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ठीक है, कई धर्मों के अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, दंगे करते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको अपने आवेश में, ठीक है, क्रोध में नियंत्रण रखना है। ये भी एक संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में जो शौचालय बनवाए गए थे, उसके बावजूद भी गांव के लोग जो थे उसका यूज़ ना करके उसका यूज़ सामान को रखने में कर रहे थे, तो हम वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि उनके मनोभाव को समझना कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उनके मनोभाव को समझना कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम को दूर करना और बेहतर तरीके से उनको समझाना। तो ये हो जाएंगे एग्जाम्पल संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के। तो नेक्स्ट ये हमारा कीवर्ड है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है, एक ऐसी मानसिक दशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए आंतरिक या बाह्य रूप से प्रेरित करती है। मोटिवेशन है, जैसे कि अब सिंपल सी बात है कि हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा मोटिवेशन क्या है, पढ़ाई करना, एक ऑफिसर बनना, ठीक है, तो हमें, हमारे अंदर एक मानसिक दशा है अपनी फैमिली कंडीशन को देख के, या हम अपनी लाइफ को और बेटर करना चाहते हैं ये चीज़ देख के, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि हम वही चीज़ है जो हम ये अपने आप को एक सेल्फ डिपेंड बनना, हम अपने आप को देखना चाहते हैं, एक सफल इंसान देखना चाहते हैं, ठीक है, हमारी भी सोसाइटी में एक इमेज हो, एक रिस्पेक्ट हो, ये सब चीज़ें हमें क्या करती है, मोटिवेट करती हैं, आंतरिक या बाह्य रूप से प्रेरित करती हैं। तो यही एक मानसिक दशा है, तो क्या है, अभिप्रेरणा है। तो ये भी एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, ठीक है, कि जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहे, सोसाइटी में वो अच्छे से अच्छे काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा लोक प्रशासन, लोक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक किया गया लोक सेवाओं का प्रबंधन करना क्या है, लोक प्रशासन, लोक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक क्रिया लोक सेवाओं का प्रबंधन करना है, क्या है, लोक प्रशासन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य जो किसी कार्य के उचित या अनुचित होने का निर्धारण करते हैं, मतलब कोई काम उचित है या अनुचित है, ठीक है, तो ये निर्धारण करने के लिए क्या होता है, नैतिक मूल्य। लोक सेवक द्वारा शक्तियों के न्यायोचित और निष्पक्षता पूर्वक प्रयोग करने हेतु नैतिक मूल्य जो है वो आवश्यक है, तो नैतिक मूल्य हो जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक मूल्य। प्रशासनिक मूल्य क्या होते हैं कि नैतिकता, ऐसे नैतिकता ऐसे नियम अथवा मानदंड जिसके आधार पर प्रशासनिक कार्यों के उचित या अनुचित होने का निर्धारण करते हैं। मतलब जो नैतिक मूल्य हैं वैसे प्रशासनिक मूल्य भी होते हैं, ठीक है, हर चीज़ के मूल्य होते हैं प्रशासन के, कोई भी व्यापार के, हर, ठीक है, चीज़ के मूल्य होते हैं, तो वो उस प्रशासन के कार्यों के लिए उचित या अनुचित है कि नहीं है, तो ये किससे निर्धारित होगा, प्रशासनिक मूल्य से। अब क्या है, उत्तरदायित्व, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति या अधिकार है उस पर यह बाध्यता होनी चाहिए कि अपने कार्यों की संतोषजनक व्याख्या कर सके, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अधिकारी है जिसके पास कोई विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, तो उसकी बाध्यता होगी, ठीक है, कि वह अपने समकक्ष या अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को उस, मतलब कार्य को संतोषजनक व्याख्या कर सके कि उसने ये निर्णय लिया तो क्यों लिया, ये कार्य किया तो क्यों किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। नैतिक सद्गुण। नैतिक सद्गुण ऐसे सार्वभौमिक मापदंड हैं जो कि किसी वस्तु के अच्छे या बुरे होने का निर्धारण करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी कार्य है, कोई भी विचार है, कोई भी
जो सोच है वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो उसका होने का निर्धारण कौन करते हैं? नैतिक सद्गुण। अब नैतिक तर्क क्या है? मानव जीवन के लिए सही और गलत के संदर्भ में उपयुक्त नैतिक विकल्पों का विकास करना ही क्या है? नैतिक तर्क, ठीक है। कि मानव अगर कोई काम कर रहा है वो सही है या गलत है, तो तर्क के आधार पर विकल्प आ जाते हैं उसके पास और उन विकल्पों के अकॉर्डिंग वो निर्णय लेता है। चलिए, तो हम देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड हमारा नैतिक दुविधा। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें दो या दो से अधिक नैतिक सिद्धांतों या विकल्पों के मध्य संघर्ष पाया जाता है। इसमें एक विकल्प का चयन करने पर पूर्ण संतुष्टि मिलना संभव नहीं, ये नैतिक दुविधा है। बहुत अच्छा कीवर्ड है ये नैतिक दुविधा, कि जब हमारे सामने दो विकल्प हैं, ठीक है, और हम दुविधा में है कि हम ये वाला विकल्प चुनें कि वो वाला विकल्प चुनें, ठीक है, और लेकिन हम एक विकल्प को चुनने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं कि हमने दूसरा क्यों नहीं चुना, तो ये क्या है? नैतिक दुविधा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका अधीनस्थ है, वो बहुत गरीब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके ऊपर उसके पूरी फैमिली, उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक दिन आपने उसको रिश्वत लेते हुए देख लिया, ठीक है, तो आपके ऊपर अब नैतिक दुविधा है कि उसकी गरीबी को देखते हुए आप उसके रिश्वत के बारे में अपने अपर जो अधिकारी है उनको बताएं कि नहीं बताएं, ठीक है, और नहीं बताते हैं आप तो ये प्रशासनिक मूल्यों के खिलाफ होगा, तो नैतिक दुविधा हो जाएगी। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप कि मान लो आप ऑफिसर हैं, ठीक है, अब एक रोड निकलनी है, ठीक है, एक वो रोड आप अपने घर के पास से भी निकलवा सकते हैं, जिससे आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को ईजी रहेगा वहाँ से आने जाने के लिए, या वो रोड आप उस जगह से निकलवाएं जो सार्वजनिक हित के लिए है, ठीक है, तो ये भी एक नैतिक दुविधा है कि आप किसके हित में काम करें, तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या होती है? कि उचित अनुचित के मध्य विभेद की नैतिक शक्ति जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती है, मार्गदर्शन करती है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होगी कि व्यक्ति के मन में उठने वाले विचार, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति किसी कार्य को कौन सा कार्य गलत है, ठीक है, कौन सा कार्य सही है, तो जो मन से, अंतःकरण से एक आवाज़ आती है, ठीक है, कि ये वाला काम सही नहीं है, ये काम गलत है, तो वो हमें अंदर से मार्गदर्शन करती है, तो ये अंतरात्मा है। जब कोई नियम ना पता हो, जब कोई कानून ना हो किसी चीज़ के लिए, तो एक अंतरात्मा की आवाज़ से व्यक्ति एक अंतरात्मा की आवाज़ को मार्गदर्शन मान के व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है। तो उसमें क्या आप लिख सकते हैं कि अंतरात्मा जो है वो मन की वह आवाज़ है जो हमें सही और गलत निर्णय लेने में, ठीक है, मार्गदर्शन करती है, सही और गलत निर्णय के समय में मार्गदर्शन करती है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या होती है? कि कोई व्यक्ति जो अन्य से आदतों, विचारों, धर्म एवं राष्ट्रीयता से भिन्न है और उसके प्रति वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण मनोभाव बनाए रखता है, तो सहिष्णुता है। सहिष्णुता का मेन वास्तविक अर्थ है सहनशीलता, सहन करना। मान लीजिए आपका धर्म कुछ और है, ठीक है, मान लीजिए आप जहाँ जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं वो अलग है, ठीक है, आपका क्षेत्र अलग है, ठीक है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है या सामने वाला है उसके विचार अलग हैं, ठीक है, उसका धर्म अलग है, उसकी सोच अलग है, ठीक है, आपको उसके विचार सही नहीं लग रहे हैं, उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके विचारों को, ठीक है, सुनना और सम्मानपूर्ण मनोभाव बनाए रखना, तो ये क्या है? सहिष्णुता, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईमानदारी, ठीक है, तो भय, दवा, प्रलोभन, पूर्वाग्रह एवं पाखंड से मुक्त होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रहकर सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही ईमानदारी है, ठीक है। सेकंड ARC के बारे में आप डाल सकते हैं कि सेकंड ARC ने ईमानदारी के बारे में बताया है कि ईमानदारी हर लोक सेवक में होना चाहिए, और पारदर्शिता के लिए भी बोला है कि पारदर्शिता भी हल होना ही चाहिए गवर्नमेंट में, प्रशासन में, कि जनता को मालूम चले कि क्या चल रहा है। तो ईमानदारी में आप एग्जांपल दे सकते हैं महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी एक बार स्कूल में थे और उनको एक स्पेलिंग नहीं बन रही थी, तो उनको उनका सहपाठी दिखा रहा था स्पेलिंग, उसके बावजूद भी उन्होंने कॉपी नहीं किया,
ठीक है, और उन्होंने ये सोचा कि भले मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन मैं कॉपी नकल नहीं करूंगा। तो ये एक प्रकार से क्या हो गई, ईमानदारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड पारदर्शिता। पारदर्शिता में हम देखते हैं कि पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, खुलापन। शासन पद्धति में नागरिक के उस जुड़ाव से है जहां उन्हें प्रशासन के प्रत्येक कार्यों और निर्णयों को जानने की स्वतंत्रता होती है। मतलब हम जनता है मान लीजिए, तो सरकार क्या काम कर रही है, कौन सी योजना बना रही है, किस योजना में कितना फंड रिलीज कर रही है, तो ये सब जानने की स्वतंत्रता किसको है, ठीक है, जनता को है। तो शासन पद्धति में नागरिक के उस जुड़ाव से है जहां उन्हें प्रशासन के प्रत्येक कार्यों और निर्णय को जानने की स्वतंत्रता होती है। इसलिए इसके लिए एक निकाला गया है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी MPPS की कॉपी भी चेक होती है मेंस की, वो भी हम RTI के तहत खुलवा सकते हैं। तो ये पारदर्शिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है नैतिक संहिता या आचार संहिता। ठीक है, तो नैतिक संहिता क्या होती है कि कुछ नैतिक नियमों का समुच्चय होता है जो सदस्यों के कार्य, व्यवहार एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि कुछ नैतिक संहिताएं होती हैं, आचार संहिताएं होती हैं, जैसे कि महाभारत के कुछ रूल्स थे। ठीक है, जैसे राजपूतों के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि उन्हें इसी टाइप से रहना है, इसी टाइप से कार्य करना है। तो नैतिक नियमों का एक समुच्चय होता है जो सदस्यों के कार्य, व्यवहार एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, हमें क्या निर्णय लेना है, कौन सा निर्णय नहीं लेना है, तो वो सब का एक समुच्चय होता है, वही है क्या है, नैतिक संहिता। और नेक्स्ट क्या है, आचरण संहिता। आचरण संहिता में क्या होते हैं कि लोक सेवक के नियंत्रण व नियमन व अनुशासन में बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम आचरण संहिता कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आचरण संहिता नियमावली है। ठीक है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं जिससे लोक सेवक पर नियंत्रण, अनुशासन लगाया जा सके। तो ये क्या है, आचरण संहिता। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, ठीक है, तो क्या होता है वस्तुनिष्ठता, व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय अपने सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हो, जैसे पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और दृष्टिकोण, विचारधारा। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि कोई भी निर्णय अगर हम ले रहे हैं व्यक्ति, ठीक है, तो उस निर्णय को लेते समय वो सभी आधारों से मुक्त रहे। ठीक है, जो भी उसके मन में है, विचार में है, जो भी पूर्वाग्रह वगैरह है वो सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, करुणा। करुणा, तो करुणा में देखते हैं कि करुणा क्या होती है। हमने आपको बताया कि सहानुभूति, सहानुभूति और करुणा। ठीक है, ये है समानुभूति। ठीक है, ये है सहानुभूति और ये है करुणा। ठीक है, तो ये क्या है, आप देख सकते हैं कि इसका ऐसा डायग्राम और अच्छा बनेगा। रुकिए, सबसे ये है करुणा, ये है समानुभूति, ये है सहानुभूति। सहानुभूति का विस्तार रूप है समानुभूति और समानुभूति का विस्तार रूप है क्या, करुणा। ठीक है, सहानुभूति में क्या हो रहा था कि हम सामने, ये क्या है सहानुभूति, ठीक है, ये है समानुभूति, ये क्या है करुणा। सहानुभूति में क्या हो रहा था कि हम किसी भी व्यक्ति के दुख को देखकर उस हमारे मन में उसके लिए हमदर्दी आ रही थी, सिंपत्ति आ रही थी, लेकिन हम कोई क्रिया नहीं कर रहे थे, बस मन में सोच रहे थे। ठीक है, एक अपर लेवल पे हमें एक लग रहा था कि सामने वाला दुखी है। समानुभूति में क्या हो रहा था कि सामने वाला जितना दुखी है, जितना परेशान है, उसकी परेशानी को हम अपने स्तर में फील कर रहे थे, अपने आप को उसके स्थान पे देखकर, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर रहे थे। और करुणा में क्या होता है कि हम सामने वाले को दुखी देखकर, ठीक है, कुछ व्यवहारात्मक क्रिया करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि जैसे जो नर्स थी, ठीक है, तो वो उनमें इतनी ज़्यादा थकान होने के बावजूद भी वो मरीजों की देखभाल कर रही थी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा बहुत करुणामयी थी और हमेशा वो दूसरों की सहायता करती थी। ठीक है, दूसरों की मदद करती थी, कुछ रोगियों की भी उन्होंने सहायता की है। तो ये है करुणा। या आप कहीं जा रहे हैं और कोई बहुत दुखी, बहुत गरीब इंसान आपके पास आता है, जिसने फटे हुए कपड़े पहने हैं, बहुत गरीब है, खाने को भी नहीं है, तो आप उसको कुछ पैसे निकाल के दे देते हैं, कुछ खाना दे देते हैं। तो ये क्या है, करुणा। ठीक है, तो जिसमें आप कुछ क्रिया कर रहे हैं सहायता करने के लिए, तो ये क्या हो जाती है, करुणा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट कीवर्ड हम देखते हैं, और भी कीवर्ड हैं जो आपके 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स हम इस बुक से देख लेते हैं। चलिए, तो लोक जीवन में जो हमारी 4th यूनिट है उसके कुछ कीवर्ड है भ्रष्टाचार वाले, वो मैंने नहीं नोट डाउन किए थे। तो लोक जीवन में भ्रष्टाचार से क्या आशय है? भ्रष्टाचार क्या है? लोक जीवन में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक ऐसा आचरण जो सामाजिक नियमों, नैतिक व्यवस्थाओं, धार्मिक संहिताओं अथवा संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मतलब सार्वजनिक प्राधिकरण का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में स्वयं के हित के लिए उपयोग करना क्या है? भ्रष्टाचार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? तो नैतिक और सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा कर अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अपने अधिकारों तथा साधनों का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। तब आप लिख सकते हैं, जब सार्वजनिक धन और पद का इस्तेमाल अधिकारी या कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए, ठीक है, मेन आप एक याद रखना कि सार्वजनिक धन या पद का इस्तेमाल अधिकारी या कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है तो वो भ्रष्टाचार है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है रीज़न। क्या है भ्रष्टाचार के? भ्रष्टाचार के रीज़न क्या हो सकते हैं? तो देखिए, भ्रष्टाचार के रीज़न क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। जन जागरूकता का अभाव, लोगों में जागरूकता का अभाव नहीं है। ठीक है, कि कैसे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, कानून के उचित क्रियान्वयन का अभाव, नैतिक मूल्यों का पतन, जटिल न्यायिक प्रक्रियाएं, बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति आदि भ्रष्टाचार के रीज़न है। ठीक है, तो आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना परफेक्ट है। भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रभावों का विवेचना करिए कि मतलब भ्रष्टाचार होने से क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, जनता पे, लोगों पे, गवर्नमेंट पे। तो भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रभावों की विवेचना करिए। तो कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं? जैसे अगर भ्रष्टाचार होगा तो सरकारी कोष की हानि होगी। कैसे होगी? लोग जो है जल्दी काम करवाने के लिए जो शुल्क होता है वो ना दे के ऑफिसर को या अधिकारी को एक कोई बड़ी रकम दे देंगे जो ब्लैक मनी में जाएगी। लोक कल्याण में कमी होगी। अब सरकारी कोष में हानि होगी तो लोक कल्याण में कमी तो होगी। काले धन में वृद्धि होगी। विकास प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न होगी। राष्ट्र हितों की उपेक्षा होगी। सामाजिक न्याय में कमी आएगी। सेवा में गुणवत्ता का अभाव होगा। शासन प्रशासन के प्रति अविश्वास एवं लाल फीताशाही आदि होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। सिटीजन चार्टर से आप क्या तात्पर्य? एक ऐसा लिखित दस्तावेज, ठीक है, जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाएं, परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच। मतलब गवर्नमेंट का कोई संगठन है, वहाँ वहाँ की सेवाओं के लिए, वहाँ की जो भी सूचनाएं हैं, तो वहाँ तक जनता की पहुँच, ठीक है, जैसे या कोई शिकायत करनी है जनता को, ठीक है, आदि के संबंध में, ठीक है, नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है। ये सिटीजन चार्टर है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, ये भी आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाली एक संवैधानिक संस्था जिसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। इसमें एक आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। यह आयोग केंद्रीय सरकार के अंतर्गत गतिविधियों की निगरानी करता है। तो क्यों बना ये? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए बना। कमेटी का नाम डाल दीजिएगा संथानम कमेटी, 1964। इसका कार्यकाल डाल दीजिएगा 4 ईयर। ठीक है, बस इतने में आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में ही हो गए हैं अब तो 20 क्वेश्चन इथिक्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थितियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी कितने दिनों में सूचना देने के लिए बाध्यकारी है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आरटीआई के तहत सूचना मांग रहे हैं तो 30 दिन के अंदर सूचना देने के लिए बाध्य है सूचना अधिकारी। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो 48 घंटे के अंदर, अगर कोई मामला जीवन से जुड़ा हुआ है तो 48 घंटे के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विसिल ओवर। ठीक है, विसिल ब्लोअर से आप क्या समझते हैं? विसिल ब्लोअर से आप क्या समझते हैं? तो समझ लीजिए इसको क्या है ये चीज़, कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिस है,
ठीक है, या कोई भी प्रशासनिक तंत्र है, वहाँ वहाँ पे कोई भी व्यक्ति है जो जानता है कि इस प्रशासन में या इस ऑफिस में, इस कार्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो क्या करता है कि गुप्त सूचना दे देता है, ठीक है, कानून को, ठीक है, और जो भी संस्थान बने हैं भ्रष्टाचार को रोकने के, तो जो गुप्त सूचना दे देता है, जो सूचना देने वाला है वही क्या कहलाता है, विसिल ब्लोअर कहलाता है। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। फ्रॉम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन। सरकार एवं प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता एवं अनियमितताओं को सूचना के अधिकार के माध्यम से जनता के सामने उजागर करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, विसिल ब्लोअर कहलाते हैं। वही मैंने आपको बताया। अब विसिल ब्लोअर की भूमिका से क्या आशा है, वही इसको घुमा के पूछ लिया है। सरकारी एवं प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अनियमितताओं को जनता के सामने उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। किसकी भूमिका पूछते, हमने भूमिका बता दी, ठीक है। अब है भारत में बेनामी संपत्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बेनामी संपत्ति क्या होती है, ठीक है, बेनामी संपत्ति देखते हैं क्या होती है। तो बेनामी संपत्ति वह है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो किंतु नाम किसी और व्यक्ति का हो, और चल अचल संपत्ति या वित्तीय दस्तावेजों के तौर पर हो सकती है। मतलब कई लोग जिनके पास बहुत सारा काला धन होता है, तो वो कुछ ऐसी संपत्ति खरीद लेते हैं इनकम टैक्स से बचने के लिए, जो जो कीमत खुद चुकाते हैं पर वो किसी और के नाम पे कर देते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स जब छापा पड़ता है ना, तो उसमें ये ना शो हो कि संपत्ति इनकी है और ये टैक्स के उसमें आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, काले धन से क्या आशय है। काला धन वह धन है जिस पर कर नहीं दिया गया हो, अवैध तरीकों से अर्जित किया गया हो, काला धन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से क्या आशय है। तो देखते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध तरीकों से अर्जित आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है, यही मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। कि जो पैसा अवैध तरीकों से कमाया गया है, आपराधिक गतिविधियों से कमाया गया, उसको वैध बनाकर दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता क्या है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी। तो एक प्रकार का एक एनजीओ है जो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया 1993 में। इसका मुख्यालय बर्लिन में है। तो ये प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार के लिए एक रैंकिंग, भ्रष्टाचार किस देश में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कौन सा देश कितना करप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग जारी करता है। यही क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद है भ्रष्टाचार के प्रकारों की विवेचना करिए। तो भ्रष्टाचार के कौन कौन से प्रकार हैं, तो आपके 5 मार्क्स के हिसाब से ही है ये क्वेश्चन कि कौन कौन से भ्रष्टाचार हो सकते हैं। तो एक पहले आप परिभाषा दे देना भ्रष्टाचार की स्टार्टिंग में, उसके बाद टाइप्स बता देना कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, लोक भ्रष्टाचार, निजी भ्रष्टाचार, ठीक है। तो इस टाइप से टाइप बता सकते हो और भ्रष्टाचार के प्रकारों को पूरा उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो। उसमें आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने एथिक्स के सिलेबस के सारी कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से विद एग्जांपल समझाया है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाएगा एथिक्स के, कि हमें कैसे कैसे कीवर्ड हैं और उनको कैसे हमें डिफाइन करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। आप हमारे चैनल जीके एडवाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।